गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर एक नई क्लास। आज हम रिवीजन करेंगे सेवेंथ क्लास के एसएसटी का, दैट इज आर इन्वायरमेंट। हम इस लेसन को पहले कर चुके हैं, तो आज हमारे को थोड़ा सा रिवीजन करना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा देखना है, या फिर आपके डाउट्स को क्लियर करना है कि डाउट्स क्या था, कैसे हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये छोटा सा वीडियो उसके लिए बनाया जा रहा है। अगर इसके बाद में अगर आपको कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क मी क्लियरली। तो बिना वेस्टेज ऑफ द टाइम वी आर गोइंग फॉर दैट वीडियो। इन दैट वीडियो इज आर इन्वायरमेंट। लेसन है ज्योग्राफी का। तो जैसे लेसन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आती है। क्या आती है? सबसे पहले आपके पास देखो, आपका लेसन जो मैंने अपनी बुक में खोला हुआ है अभी आपके लिए। जैसे आप लेसन की शुरुआत करेंगे, शुरुआत में ही आपको ऐसा करके लेसन है, ठीक है, इसका डेफिनेशन आएगा कि भैया ये इन्वायरमेंट है क्या। तो ये एक फ्रेंच वर्ड था इन्वायरन करके, उसमें से ये निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है सराउंड। एक ऐसी जगह जहाँ पे पीपल, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स सब एक साथ मिलके रहते हैं। चाहे वो लाइफ जो है बायोटिक हो या अबायोटिक हो, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, सारी चीज़ें एक साथ मिलके रहती है, ऐसी जगह को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके प्लांट्स, एनिमल, लैंड, वाटर एंड एयर सब कुछ आता है। फिर बात आती है, देयर आर द टू टाइप ऑफ द इन्वायरमेंट। फर्स्ट वन इज नेचुरल इन्वायरमेंट और सेकेंड वन इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो डेफिनेशन है कि नेचुरल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिस इन्वायरमेंट को हमने नहीं बनाया। इट इज मेड बाय द नेचर। एयर, वाटर, माउंटेन्स, बहुत सारे फॉरेस्ट, ठीक है। और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर उस इन्वायरमेंट को हमने बनाया होता है, मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। हमारा सोसाइटी हो सकता है, एक शहर हो सकता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे, सबसे पहले नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को हमने दो तरीके से लिया, ठीक। वो कौन कौन से हैं? अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं आपकी, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया। एंड बायोटिक में सारे के सारे लिविंग थिंग्स आपकी आती है, जिसमें प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए। दैट इज द अबायोटिक एंड बायोटिक एनिमल। बायोटिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं। फिर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है आपका यहाँ पे जब आप आगे बढ़ेंगे, दैट इज फॉर द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। तो थोड़ा सा इसको पिक में देखते हैं। लिथोस्फेयर इज रिलेटेड टू द लैंड, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर इज रिलेटेड टू द वाटर एंड बायोस्फेयर इज रिलेटेड टू द होल सिस्टम दैट इज इन द एयर एंड ऑल द पार्ट ऑफ द थिंग्स आर हियर। सबसे पहले लिथोस्फेयर की बात कर लेते हैं। लिथोस्फेयर जो है, ज़्यादातर इसके अंदर क्या होता है, जो सबसे अपर मोस्ट सॉलिड लेयर है आपका लिथोस्फेयर, अर्थ का, और इट कंसिस्ट ऑफ रॉक मटेरियल है। इसके अंदर सॉइल्स होते हैं। इट्स इंक्लूड द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन बेसिन्स, मतलब ये जो चीज़ें होती है ओशन बेसिन्स और कॉन्टिनेंट का भी पार्ट होती है। 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फेयर इज कवर्ड बाई वाटर। ध्यान रखें, बहुत अच्छा टर्म्स है कि लिथोस्फेयर का 71% से ज़्यादा के एरिया जो है आपका वाटर से कवर है। बच्चे सोचते हैं कि भाई ज़मीन है, ये है, पहाड़, इससे ज़्यादा कहीं एरिया दैट इज कवर्ड इन द वाटर। वाटर के द्वारा कवर्ड जो हमें दिखाई नहीं देता। तो ध्यान रखिए, जो ज़मीन के पानी के नीचे है वो भी, और जो ऊपर है वो भी, ठीक है। जिसके अंदर माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, these landforms can be found in the land surface as well as the ocean floor, ठीक है। लैंड के ऊपर भी है और ओशन फ्लोर के ऊपर भी ये पाया जाता है। सपोज दैट एक समुद्र है, समुद्र के बीच में कोई पहाड़ है, उसका एक पार्ट दिखाई दे रहा है, बाकी पार्ट नीचे है, तो वो तो लिथोस्फीयर के पार्ट है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारे लिए लिथोस्फीयर का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। और मिनरल्स हमारे लिए कितने ज़्यादा यूजेज है आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो हमारे पास मिनरल्स नहीं होते, ठीक है। लैंड है, जिस वजह से हम यहाँ पे बिल्डिंग बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, फैक्ट्रियाँ बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक आता है हाइड्रोस्फीयर का। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इट इज रिलेटेड टू द वाटर। और अर्थ के ऊपर जो हाइड्रोस्फीयर है वो तीनों ही शेप में है। आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर होता है इट कैन बी फाउंड इन द थ्री शेप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों ही उसमें होता है। सॉलिड में आपको कुछ क्या जाएगा, आइस,
जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी है, लिक्विड जो वाटर आपको समुद्र में, नदी में, नाले में, जमीन के नीचे पाया जाता है, और गैसेस के रूप में जो बादलों के रूप में है आपको प्रेसिपिटेशन के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर वाटर नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है आप तो समझ सकते हैं। हम नहा नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते, फैक्ट्रियों में काम नहीं हो सकता। ठीक है, सब चीज़ के लिए वाटर जरूरी है। अगला फिर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को ध्यान से सुनना होगा। एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर है आपका रिलेटेड टू द गैसेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है एटमॉस्फेयर को, मैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर को लिख देता हूँ। ठीक है, in the starting of the lesson I didn't explain you about the atmosphere, but again एटमॉस्फेयर क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू द एयर। हमारे अर्थ को चारों तरफ से एक गैस के कवर ने घेरा हुआ है, हम इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट से, अगर गैसें नहीं होगी तो कुछ भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। सोचो हम लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और उसके बाद जो परसेंटेज बचता है उसके अंदर आपके पास बाकी सारी गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, और पता नहीं कौन कौन सी। ठीक है, और अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो एटमॉस्फेयर है, यानी चारों तरफ हवा का एक जो गोला बना हुआ है, वो हमारे साथ हमेशा चिपका रहता है। सपोज दैट ये आपका हो गया अर्थ, ठीक है, इसके आसपास अर्थ के चारों तरफ ये जो है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर। और ये हमारे साथ इसलिए चिपका हुआ क्योंकि अर्थ के ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ये हमारे से अटैच्ड है। फिर अगला टॉपिक है आपका बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में ध्यान से समझना है क्या लिख रहा है कि द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरेक्ट इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर। एक बहुत ही छोटा सा इलाका जहाँ पे तीनों के तीनों एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का एक पार्ट एक साथ ही मिलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब बायोस्फीयर के साथ साथ क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक वर्ड आता है, आगे आप लोग देखेंगे कि व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, जहां पर, ठीक है, जहां पर ये सारे के सारे तीनों के तीनों सिस्टम मिलके एक साथ रहते हैं, that is called the biodiversity. Just because of the biodiversity we are having such kind of the biosphere where the animal, plant, human beings, water, पहाड़, सब कुछ एक साथ ही है और एक साथ मिलके डिफरेंट। आप देखना एक छोटी सी चींटी भी यहीं पे है और एक बहुत सा विशालकाय हाथी भी यहीं पे। कई ऐसे मरुस्थलीय जीव जो रेत के नीचे रहते हुए बाहर ही नहीं आते, वो भी हमारे बायोस्फीयर का पार्ट है। मतलब एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर हैविंग हियर दैट इज द पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर में दो चीजें आएंगी आपका बायोडाइवर्सिटी के अंदर, दैट इज द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और उनको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स एंड ऑटोट्रॉप्स दोनों एक ही वर्ड है, साइंस में ये वर्ड्स आएंगे। जैसे प्लांट तो अपनी जगह खड़ा रहता है, क्या वो खाना बनाने के लिए बोलते हैं मेरे को पानी दे दो, नमक दे दो, दाल दे दो, ये दे दो, वो दो, नहीं मांगता। तो ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को, इन प्रकार किसी भी प्रकार की चीजों को वी कॉल द ऑटोट्रॉप्स। समझ में आ रहा है? बायोडाइवर्सिटी में आपके जो टॉपिक आएंगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे होते कंज्यूमर्स या फिर हेटेरोट्रॉप्स। तो ये क्या होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट्स के ऊपर इंटरडिपेंड रहते हैं अपने फूड्स के लिए, जिनको हम कंज्यूमर्स या फिर हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, जिसमें हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद टॉपिक आता है आपका इकोसिस्टम का। तो ध्यान से सुनना, इकोसिस्टम क्या है? ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। पहले बताया था कि हम सभी लोग, चाहे हम पेड़ पौधे हों, जानवर हों, सब एक साथ मिलके एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग इज रेफर्ड टू एज अ इकोसिस्टम। जब हम
और हमारे आसपास की सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो हम उसको इकोसिस्टम का नाम देते हैं। ये कुछ कुछ बायोस्फीयर से मिलता है, पर बायोस्फीयर और इकोसिस्टम फर्क क्या है कि बायोस्फीयर वो एक नैरो जोन है जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों एक साथ आते हैं, और इन तीनों के एक साथ आने की वजह से ही आपका बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस ऑफ थिंग्स है। नहीं तो एक ही तरीके के पेड़ होते हैं, एक ही तरीके के जानवर होते हैं और एक ही तरीके के हम लोग होते हैं, इंसान होते हैं। इसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से आज डिफरेंट टाइप ऑफ द वैरायटीज ऑफ फूड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट और ह्यूमन बींग्स हैं। बट इकोसिस्टम वो प्रोसेस है जहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। सोचो, पेड़ नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो पेड़ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और हम पेड़ों को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम एक साथ रहते हैं। इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। व्हेन ऑल द पार्ट्स, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, व्हेन दे आर मेकिंग द रिलेशनशिप विद देयर सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने इकोसिस्टम को, पर्यावरण को डिस्टर्ब मत कीजिए, जो चेन बना हुआ उसको, चेन को वैसे ही बने रहने दीजिए। उसके बाद आपका है ह्यूमन इन्वायरमेंट है। ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट हमने बनाया है। टुडे यू कैन फाइंड आउट देयर लॉट्स ऑफ बिग बिग बिल्डिंग्स एंड रोड्स एंड एवरीथिंग, एवरीवेयर द पॉपुलेशन एंड pollution आर देयर। Why it's happening? It's all happening just because of us. We have made an environment there. We are wanting to use things for ourselves, but we are not considering the point of ecosystem, biodiversity. Just because of us, now pollution is increasing day by day. ठीक है, and that is affecting our ecosystem. तो ecosystem आपको बता दिया, human made environment बता दिया, human made environment जो हम लोगों ने बनाया, कॉलोनी बना दी, एसी बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया और उसको यूज किया। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इसके मेजर पॉइंट्स थे। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क मी लेटर। थैंक यू।